सर अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी समय मिले घूमने जरूर जाना चाहिए। इससे कुछ ना कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, नए नए कल्चर देखने को मिलते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छी करते हैं। अभी तो आप लोग इसलिए आए इकट्ठा हुए हो, हम सब लोग उससे मेरे यात्राओं के अनुभवों को लेकर के आगे घूमना। मान लो वहाँ कुछ टैक्सी यूनियन वाले आके इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा शहर है, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। क्या करते हैं? अब तो घूमेंगे तो जो करना हो कर लीजिए, घूमेंगे तो घूम के रहेंगे। बस 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 ये कुशाग्र त्रिपाठी का वो स्वरूप बोल उठा, ये जवाब नहीं है। ठीक, मैं यही सिखाना चाहता था। अभी तुम्हारे गर्म खून का जवाब था ये। इसी में होता है कि पेट पेटा के चले जाते हो, ये जवाब नहीं है। अब कानूनी तौर पे हो, ठीक है। मैं कहानी सुना रहा हूँ, यह है कहानी, लेकिन देखो सारी चीजें टेक्निकल है। जैसे पंचतंत्र में कहानियां ही बताई गई हैं जानवरों की, लेकिन सारी तकनीकी चीजें बताई गई हैं, है ना। इसलिए बड़ी विचित्र है हमारी वहाँ के 3 देशों का जंक्शन है, ट्राई जंक्शन का। आपको क्यों? इनर लाइन परमिट, ILP लेके ही आगे बढ़ने की अनुमति है। आपको एक चीज वहाँ पता चली, काली बॉर्डर बना रही, काली के ठीक उस पर नेपाल है, बीच में पुल है, पुल आप जो है पार कर लो, नेपाल पहुंच जाओगे। ठीक, आप लोग बहुत उत्साहित हो गए कि चलो लगे हाथ एक पहली विदेश यात्रा भी होने जा रही है। तुमने एक चीज और नोटिस की तुरंत, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारी मोबाइल की घड़ी, ये घड़ी नहीं, मोबाइल की घड़ी अचानक 15 मिनट फास्ट हो गई। अच्छा, अभी मुंह देख रहा हो ना, अभी बहुत से ऐसे चमत्कार होंगे। अभी पहली विदेश यात्रा हुई, अनजाने में हुई, बिना प्रिपरेशन के हुई, मम्मी पापा को बताए भी नहीं थे। और हाँ, इसी बीच तुम्हारे फोन पे, एयरटेल वाले पे एक कॉल आती है भारत से। तुम देखते हो कि मेरी कॉल है, सपोज अंकल जी की कॉल, तो क्या करोगे? पिक करूंगा कॉल। ना करना। क्यों? अभी पिक, यहाँ मैं बैठा हूँ, तुम्हें कॉल करूँ, तुम्हारे कितने पैसे लगेंगे? कोई नहीं, कोई मतलब तुमने उसे उठा लिया, अब वो रोमिंग नहीं, इंटरनेशनल रोमिंग हो गई। अच्छा, अब वो हो जाएगा जी, माइनस मतलब अच्छे, थोड़े बहुत पैसे नहीं, अच्छे तो कटे, दूसरे अच्छे पैसे। देखा कि मेरी कॉल आ रही है, तो तुम क्या करोगे? उठाना नहीं है, तो क्या करोगे? कट कर दूंगा यार, बस तुरंत लग जाएंगे। अच्छा जी, तो भी आप अभी आप अमेरिका और यूरोप ये सब पूछने वाले थे, मैं तो हमको नेपाल का बता रहा हूँ, नेपाल में ही बता रहा हूँ कि भी क्या कुछ है जो आपको पता नहीं है और आप सोचते थे। मैसेज कर दूंगा आपको, वो भी मत करना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दूंगा। अच्छा नहीं करना, बस उसको देखो चुपचाप, थोड़ी देर बाद जब वो कट जाए तो जल्दी से उसे म्यूट कर दो ताकि अगली लालच। अच्छा अंकल जी, इस बीच मेरा एक सवाल था आपसे कि जब चाय आप ले रहे थे उससे, आपने 100 रुपए दिए, तो इंडियन करेंसी वो एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो भाई तुम्हारा शुभ नाम? सर मेरा नाम इमरान है। इमरान, और तुम? सर मेरा कुशाग्र त्रिपाठी। अच्छा, और पीछे भी एक सज्जन बैठे हुए हैं, उनको अपना नाम नहीं बताना, कोई बात नहीं। आप लोग कर क्या रहे हो? सर अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं सर। नीट की तैयारी कर रहे हो? गुड, आप भी वही कर रहे हो? अच्छा, नहीं सिर हिला के, मुंह से नहीं बोलोगी, कोई बात नहीं। और आप? मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल स्टूडेंट हो, लेकिन ना आप ठीक है, कुछ दिनों बाद आप एग्जाम पास करके अच्छे से डॉक्टर बन जाओगे, खूब कमाओगे, और उसके बाद क्या सोचा है? कमाने के बाद जब अच्छी इनकम हो जाएगी तो करोगे क्या? सर कंट्री एक्सप्लोर करूंगा आगे। शाबाश, कंट्रीज करोगे? हाँ, कंट्रीज एक्सप्लोर करूंगा, ढेर सारी कंट्रीज एक्सप्लोर करूंगा। जी, मेरा मानना ये है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन के एट अफोर्डेबल कास्ट, मतलब जो भी जितने भी लोग नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया मेडिकल, उन लोगों को मैं हेल्प करूंगा। मेडिकल फैसिलिटीज में भारत बहुत लैक करता है जी, उसमें मैं बहुत हेल्प करना चाह रहा हूँ। गुड, बहुत ही अच्छा सोचा तुमने। वैसे अगर ये जानना चाहो कि भारत में प्रति व्यक्ति जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या क्या है, तो कभी गूगल करके सर्च करके कंपैरेटिव स्टडी जरूर देखना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। उस पर से सरकारी सुविधाएं कितनी मिलती हैं, कितनी प्राइवेट से मिल रही है, क्या स्थिति है, ये थोड़ा चिंतनीय विषय है। लेकिन क्या तुम लोग एक चीज ये जानते हो, एक शब्द है मेडिकल टूरिज्म, नाम सुना है कभी? सुना है लेकिन मतलब नहीं पता, नहीं, आइडिया नहीं है थोड़ा। अच्छा, आपको पता है कुछ?
मेडिकल टूरिज्म, ये नाम नहीं सुना आपने? अच्छा, तो मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है कि अभी तो आप लोग इसलिए आए इकट्ठा हुए हो, हम लोग इसलिए में क्योंकि सब लोग मुझसे मेरे घूमने की यात्राओं के अनुभवों को लेकर के आगे घूमना चाहते हो आप भी, ठीक है। लेकिन इसमें हुआ ये कि एक बार एक कंपनी ने मेरा इंटरव्यू किया, एक ट्रैवल एजेंसी में, और उसके बाद वो जरा ज्यादा ही वायरल हुआ उनकी साइट पे और थोड़ा मेरी साइट पे भी चला। तो तमाम मेरे मित्रों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, अपरिचित लोगों ने भी कॉल करके, डीएम से, व्हाट्सएप से, कि अपना अनुभव शेयर कीजिए, बताइए ना, गाइड करिए कि कहीं जाना हो तो कैसे जाएं, क्या करें। तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक ही साथ सारे सवाल ले लूं, क्योंकि आप मिलते तो हो हमसे, उठकर सवाल पूछते तो मैंने सोचा एक बार सिस्टमेटिक बताना ज्यादा अच्छा रहेगा, सिस्टमेटिक ही हम लोग चल देंगे। लेकिन रोचक बात ये होगी, अचानक एक मेडिकल टूरिज्म शब्द आ गया, वो अभी आपको पहले बता दूं। पहले बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि वैसे तो हम टूरिज्म में हम लोग चाहते हैं कि बाहर के देशों को जाएं घूमने, दूसरे देशों को, लेकिन आपको जान के खुशी होगी और आश्चर्य होगा कि दूसरे देश के लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। अच्छा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि फिर भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय हैं। यहीं से डॉक्टर्स जाते हैं, आपके KGMU से, ये काफी नामी संस्था रही आज से नहीं दशकों से, यहाँ से बाहर विदेश में डॉक्टर्स गए हैं, बसे हैं, उनको वहाँ पे सिटीजनशिप भी मिली है, तो पढ़ाई हमारी अच्छी रही है। अब बच्चा तकनीकी सेवाएं सुविधाएं तो वो भी काफी अच्छी स्तरीय हैं, और नो डाउट अभी प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों में ही वो अच्छी मिलती हैं, महंगी हैं अपनी जगह, वो बात सच है। लेकिन अगर आप विदेशी दाम से कंपेयर करें, एक US सिटीजन के लिए वही सुविधा वहां की मुद्रा में जो मिलेगी भारत में उससे सस्ती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से इस देश में आते हैं, एक खासतौर से एशियन देशों से भी, यानी अरब इत्यादि से भी, और यूरोपीय और अमेरिकन देशों से भी इस देश में आते हैं। मेडिकल टूरिज्म उसका नाम है, और खासतौर से वेलनेस रिट्रीट वगैरह जो होते हैं ना, नेचुरोपैथी, स्पा, उसके लिए हम बहुत अच्छे और सस्ते पड़ते हैं, स्तरीय। तो आप लोग भी अपनी तैयारी पढ़ाई ऐसी करो कि यहाँ पे उधर से कमाओ और यहाँ भारतीयों पर उसको खर्च करो, राइट। तो ये एक चीज अच्छी होती है, ऐसी हो सकती है, दिमाग में तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, ये घूमने जाना चाहते हो, तमाम सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, अभी तुम लोग तैयारी भी कर रहे हो, तो तैयारी के समय भी क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा तुम लोगों से? एग्जाम में क्या होगा? मिस्टेक होगी पहली बार। नहीं, एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे ना, तो तैयारी उसकी कैसे कर रहे हो? कोई कुछ देखो, जब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था तो एक चीज होती थी क्वेश्चन बैंक। अब पता नहीं होती है कि नहीं होती है, भी होती है। गुड। क्वेश्चन बैंक का पर्पस ये था कि आप मैक्सिमम जो सिलेबस में संभावित क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम वो सारे के सारे उस क्वेश्चन बैंक में आ गए। आपने एक बार उसे पढ़ लिया, लगा लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक दो बार अच्छे से तैयारी कर ली, तो आप चांसेस ये हैं कि 95% क्वेश्चंस उसी में से आएंगे और आपके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, आप आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चंस वहां भी गिवन टाइम में बिना मिस्टेक के सही सही कर लोगे, बिल्कुल राइट। तो अब मेरा मन ये है कि आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक ही बना के, आपके क्वेश्चंस के, नो डाउट आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ कागज हैं, आपके पास भी शायद सवाल हैं, तो इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करके तरतीबवार अगर हम कर लें और उसके बाद उसके जवाब मैं दे दूं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अचानक आई किसी परिस्थिति का सामना कॉन्फिडेंस और धैर्य से कर सकते हैं, उससे पार निकल सकेंगे, आपको समस्या नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको इसीलिए बुलाया मैंने, राइट। सही हो गया सर। अब देखो, दो चीजें अलग अलग होती, क्या आपके सवाल मेरे ख्याल से। अच्छा ये बताओ, आज आसपास हाल फिलहाल तुम लोग कहीं घूमने गए थे क्या? क्यों भाई, आप गए थे कहीं घूमने? हाँ गए। कहाँ? नैनीताल गए थे। नैनीताल गए थे, तीनों जने गए? बिल्कुल। अच्छा ठीक, तो क्या क्या तैयारी की थी? तैयारी तो बस यही थी कि पहले जाके दर्शन करना है नीकरोली बाबा का। ये तो ध्येय हुआ। अच्छा। ये तो डेस्टिनेशन हुआ, आपका एम हुआ कि ठीक है वहां जाके करना। तो निकलने के पहले क्या है तैयारी? निकलने के पहले हम लोग पहले 4 जोड़ी कपड़े रखे,
उसके बाद जो है हम लोग 2,000 रुपए इकट्ठे किए ताकि हम लोग का इनका खर्चा निकल जाए शायद। फिर उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे मतलब ट्रेन की टिकट बुक किए, फिर और भी प्रोसेस जो भी है वहाँ जाने के लिए, जैसे खाने पीने की व्यवस्था करना और फिर दवा वगैरह रख लेना, मेडिकल इमरजेंसी यहाँ से करके गए? हाँ, नाश्ता वास्ता लेके गए थे और दवा और मेडिसिन भी लेके गए थे। और हमने भी सेम ही चीज ऐसे, इसके अलावा कुछ और मैंने पूछा? इसके अलावा जैसे हम लोग वीडियो बनाने के लिए कैमरा लेके गए थे ताकि हम लोग का वीडियो अच्छा शूट हो। एक ट्राई स्टैंड आता है उसको लेके गए थे ताकि उससे अच्छे से आप ही से लिए थे, उससे काफी अच्छे से वीडियो शूट हो, क्लैरिटी रहे उसमें। उसके अलावा क्लियरिटी शब्द नहीं होता, क्लैरिटी, CLARITY, ठीक है, क्लैरिटी अक्सर रहती है, कोई बात नहीं। चलो और जैसे हम लोग 3rd AC अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन हम लोग मतलब जैसे कि ये देखने के लिए कि सिंपल लाइफ कैसी होती है, इसके लिए हम लोग जनरल से गए। ये टिकट हमने, मेरा ये मानना है कि अभी जो एज है हम लोगों की, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो पढ़ाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी समय मिले घूमने जरूर जाना चाहिए और कम से कम पैसों में घूमना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, नए नए कल्चर देखने को मिलते हैं कि भाई पहाड़ी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, पहाड़ी लोग कैसे होते हैं, वहाँ का खाना क्या होता है, काफ़ी चीज़ें से सीखने को मिलती हैं। बड़ी बातें बहुत अच्छी करते हो। मेरा सवाल ये नहीं था। हाँ, तैयारी आपने पूछा। हाँ, तैयारी हमारा ये था, देखिए जो इन लोगों ने न बताया वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए हम लोग हैं स्टूडेंट हैं, अगर कोई जैसे होता है हमारा कोई, ये बताओ तैयारी क्या है? स्टूडेंट होटल वगैरह हमने पहले बुक नहीं किया था कुछ। हमारा ये था कि जैसे हम जो पहुंचेंगे वहाँ का देखेंगे। पहले हमारा ये था कि हमको लखनऊ से निकलना है, हमने टिकट बुक किया, कोई तैयारी नहीं, 4 जोड़ी कपड़े रखे, चले गए, टिकट सेकंड से हाँ कर लिए, स्लीपर वहाँ उतरे, वहाँ बारिश वगैरह हो रही थी। और आपने एक चीज मुझको ये चीज बोला था उस दिन, आपकी बात मुझे रियलाइज हुई कि कहीं भी जाओ तो होटल बुक कर लेना चाहिए। हमको 1-1.5 से 2 घंटे लगे होटल ढूंढने में, कुछ होटल पसंद नहीं आ रहे थे, कुछ के प्राइस हमारे जेब अलाउ नहीं कर रही थी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो वहाँ पे हम पहुंचे और वहाँ पे हम लोगों ने होटल बुक किया और फिर हमारा जो भी प्लान वहाँ पे आइटनरी जो था हमने वहाँ बनाया कि हमको कैसे कैसे क्या चीजें करनी। बना के गए थे? नहीं, वही डायरेक्ट बनाया। अच्छा, वही बनाए। ये अंतिम डेस्टिनेशन तो सोचे थे कि मीर करौली बाबा का हमारा कैंची धाम ही था, लेकिन जाओगे वाया नैनीताल, ये 2 चीजें सोच रहे। ठीक जी। अच्छा ठीक है, तो ये आपने अपने घर वालों से भी परमिशन वगैरह ली? परमिशन ली थी। अच्छा, तो तुम्हें परमिशन देने के पहले कोई सवाल जवाब दिया था? हाँ, पापा से पूछा था कि मतलब रैंडम ऐसे ही पूछ लिए कि जाना है, वो घबरा भी गए क्योंकि रेनी सीजन का मौसम चल रहा था, तो उनको थोड़ा डर लग रहा था कि ठीक है, एक सिक्योरिटी कंसर्न था तुम्हारे प्रति। और फिर मतलब माने नहीं पहले, फिर उसके बाद कुछ मनाया तो मान गए कि दोस्त जा रहे हैं, फिर साथ कैद अलाउ करते हैं जाने के लिए। अच्छा, कुछ उन्होंने सवाल पूछे तुम्हारी तैयारी के बारे में या कुछ? एक तो तुमने बता दिया और दोस्त हैं, उसके अलावा कंसर्न तो थी सर। क्या सवाल पूछे उन्होंने? याद करो, आप याद करो सवाल, याद करो, आप बताओ। मेरे पापा ही सवाल पूछे कि तैयारी तुम्हारी इस बार हुई नहीं सही से, एग्जाम हुआ, कुछ नंबर से रुक गए। हाँ, अब अगर ब्रेक लेना चाहते हो तो चले जाओ, रेनी सीजन है, ज्यादा पहाड़ पे मत जाना, सिर्फ दर्शन करने जाओ, नैनीताल जाओ, वहाँ पे एक रूम लो और वहीं लिमिटेड जगह घूम लो आसपास, उसके बाद घूम के दर्शन करके 1-2 दिन में चले जाओ। एडवाइजरी दी उन्होंने, जो तुमको बताया कहा, उसका नाम टेक्निकल शब्दों में एडवाइजरी है। ठीक है, तुमसे भी कुछ सवाल पूछे? हमसे मतलब कंसर्न कर रहे थे कि कोई वहाँ पे जानने वाला है आपका कि नहीं, तो मैंने बताया कि भैया हैं, काफ़ी बार वो एक्सप्लोर कर चुके हैं नैनीताल को, और वहाँ पे उनके अंकल भी हैं, तो मतलब वो पूरा सेटिस्फाई हो गए। वहाँ पे तुम्हारा कोई कनेक्शन, लोकल कनेक्शन है कि नहीं? पैसे रुपए बारे में नहीं पूछा, जेब में है कि नहीं, कैसे जा रहे हो? जी, पैसे के बारे में पूछा, मैंने कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अंकल। अच्छा, तुमसे उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उतने अप टू द मार्क्स तुम्हारे, वो उतना बढ़िया रैंक नहीं आई, तभी छोड़ के घूमने जा रहे हो? मेरे तो पापा ने खुद बोला, उन्होंने मुझसे बात की तो मैं सही फील नहीं कर रहा था, और मुझे आपको याद नहीं होगा, मैं आप ही के साथ चाय पी रहा था उस दिन बैठ के, तो पापा का फोन आया तो मैं वहाँ की अलग बात कर रहा था, तो उनको बताया कि नहीं सही फील कर रहा हूँ, तो उन्होंने खुद बोला
कि पैसे भेज रहा हूँ, जाओ कहीं घूमो, हो सकता है उसके बाद से आके एक नया स्पेस से स्टार्ट करो और अच्छा फील करोगे। ठीक, तो कम से कम दो जनों ने तो ये बताया कि आगे अच्छे से मेहनत कर सको, कंसर्न उधर था। तुम्हारे काम पे मेन फोकस उनके दोनों के दिमाग में तो था ही, तुम्हारे पापा के भी होगा कि नीट की तैयारी इस साल तो की, इस साल तो एग्जाम दिया, अगला वाला और अच्छे से हो जाए, उसके लिए इन्होंने ये समझा कि एक ब्रेक ले लो, कर लो। लेकिन मुख्य चीज वो थी। अच्छा, तुम्हारे पापा ने ये नहीं पूछा कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बैठ के पढ़ते यार ठीक से? नहीं, मतलब या पढ़ाई तुम्हारी कम अप टू द मार्क है, या एग्जाम के पीछे ठीक पहले जा रहे हो, ऐसा तो कुछ? उस तरीके से मार्क्स तो नहीं आ पाए थे, कम थे। उन्होंने पूछा क्या सवाल? नहीं, ये तो नहीं पूछे थे। कोई बात नहीं। देखो, इतने सवाल जो हैं, अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, ये पापा से संबंधित सवाल है। अच्छा, वहाँ पे किसी ने रोका टोका तो होगा नहीं, पहुंच गया नैनीताल बस अड्डे पे, या किसी ने कोई रोकने की कोशिश तो नहीं की? सवाल नहीं होता, कोई बात नहीं, चलो नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ, मान लो वहाँ तुम नैनीताल में पहले तो तुम हल्द्वानी उतरे या काठगोदाम से क्या किया? बस अड्डे से तुम नैनीताल में, मुझे जहाँ तक थे बरसों पहले गया था, तल्लीताल बस अड्डे पे उतरे होगे। अच्छा, मान लो वहां से फिर वहां से क्या किया? होटल तलाशने की वजह से कोशिश शुरू कर दी, बारिश हो रही। अच्छा, एक चीज बताओ, मान लो वहां कुछ टैक्सी यूनियन वाले आके इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा शहर है, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। मान लो, क्या करते हैं? टैक्सी ऐसी इससे सिमिलर घटना मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए उनसे जेन्युइन रीजन पूछते हैं कि भाई आप मुझे रीजन बताओ कि मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। ठीक, या ऐसे आपके कहाँ पे एडवाइजरी है कि मैं अगर पोजीशन सपोज करिए मुझे फोर्स कर दे कि आपको मेरे थ्रू ही होटल लेना है, मेरी गाड़ी बैठना है, तब आपको जाने देंगे, तो हम उनसे पूछते नहीं, वो कह रहे हैं हम नगर में प्रवेश नहीं करने देंगे। मैं उनसे लीगल आप कहाँ से आए हो? लखनऊ से आए हो? मैं नैनीताल से, हम लोग नैनीताल से लोकल अथॉरिटी से संपर्क करता बोल। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा जवाब है। एक बगल में तुमको तब तक एक सिपाही या दरोगा कुछ जैसा भी पहचान पाते हो दिख गया थोड़ी दूर पर, तुम उसके यहाँ आप पहुंचे, मान लो मैं ही, क्या कहोगे? तुम बताओ कुछ आग्रह। मैं जाके बताऊंगा अपना, मैं ही हूँ। पहले तो आपको आधार कार्ड दिखाऊंगा कि सर हाँ ठीक है सर, आई एम इंडियन, मैं इंडिया से हूँ, लखनऊ से आया हूँ घूमने, और सर यहाँ के लोकल हमें घूमने नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई किसी को रोक दे घूमने से। अच्छा भैया, मान लिया तुम आए हो लखनऊ से, हाँ, मैं वो दरोगा जी हूँ, ठीक है, वो रोक रहे हैं, तुम्हारे अनुसार उनको नहीं रोकना चाहिए। नहीं। लेकिन ये बताओ कि तुमको यहाँ आने का अधिकार किसने दिया? तुम लखनऊ के रहने वाले, तुम्हें नैनीताल आने और घूमने का अधिकार किसने दे रखा है? दरोगा जी, बोलो, तुम ही जवाब दो। सारा अधिकार और वो सारा आपका स्टेट का टूरिज्म हमसे ही चल रहा है, अगर हम ही नहीं आएंगे तो आप सैलरी बिना रह जाएंगे। ये उत्तर नहीं है, प्रश्न सवाल ये है, तुम्हें यहाँ आके घूमने का अधिकार, बात अधिकार की थी। अभी तुमने कहा कि टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन को मुझे रोकने का अधिकार नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूंगा जी, भाई आप मुझे बताइए कि मुझे क्यों अधिकार नहीं है, या आप अगर मुझे अधिकार नहीं तो आपको किसने अधिकार दिया कि आपको यहाँ आने का? भारत मेरा देश है, कोई भी ऐसे देश का कोई रूल नहीं है कि आप वहां जाने से पहले वहां के किसी अथॉरिटी से आप परमिशन लो, क्योंकि मैं वीजा लगता नहीं है, अगर वीजा लगता तो मुझे वीजा सबमिट करना पड़ता, हाजी में दिखाता, लेकिन मुझे यहाँ आने की कुछ ऐसा नहीं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ ना। आप कौन होते मुझे रोकने वाले? देखो, यहाँ तो लोगों की जानकारी की कमी है, मैं उसे दूर कर देता हूँ। ये प्रश्न दरोगा जी ने कानूनी सवाल पूछा कि आपको यहाँ आने का अधिकार किसने दिया। अब इसका उत्तर सुनिए। शायद चूंकि आप लोग मेडिकल वाले, बायो वाले रहे हो और आगे भी पॉलिटिकल साइंस ऐसा लॉ नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं। अब इसका उत्तर सुनिए। उत्तर ये है, भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) खोल के पढ़ लेना। ऐसे सवालों पर गूगल कर लिया, ठीक है, वो कि भारत में घूमने का अधिकार, इतना ही लिखो तो शायद मिल जाए। मैंने तो भाई कायदे से पढ़ा हुआ है, मुझे प्रोफेशनली भी पढ़ना पड़ा है। 19(1)(d) में ये लिखा हुआ है, शब्द एग्जैक्टली याद नहीं, चाहता हूँ खोल के देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय टेरिटरी, सीमा क्षेत्र के भीतर निर्बाध रूप से घूमने का, रहने का और सेटल कर जाने का अधिकार है।
ये अधिकार तुम्हें वहां से मिला है, और ये अधिकार 19(1) का अधिकार है, यानी ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है? अब देखो, हम टूरिज्म छोड़ के मैं तुम्हें कुछ और पढ़ाने लग गया, लेकिन बता देता हूँ। मूल अधिकार की विशेषता ये होती है कि उसे स्वयं राज्य, स्टेट भी वापस नहीं ले सकता। स्टेट में पुलिस भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, सभी ने 19(1) में दिया गया अधिकार वो वापस नहीं ले सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें बतौर मूल अधिकार दे रखा है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए तुम वहां तक गए। ठीक है। तो अब तुमने 19(1) दिखा दिया, तो दरोगा इनका ठीक है भाई, ये तो सही है। अच्छा, फिर भी भाई मैं ये सब नहीं जानता मानता है, मलिए दरोगा जी ने कह दिया। अब आगे क्या करोगे? आगे देखो, घूमने से संबंधित सवाल नहीं है, सवाल थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है। अब आगे क्या करोगे? तुमने तो दिखा दिया 19(1)D, मैंने मना कर दिया कि नहीं, ये अधिकार नहीं, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। तो दरोगा जी मैंने कहा मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता, अब क्या करोगे? तो उनसे पूछते क्या क्राइटेरिया है कि आगे हम कैसे मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे इस प्लेस पे। आप मेरी समस्या नहीं। अब तो घूमेंगे तो जो करना हो कर लीजिए, घूमेंगे तो घूम के रहेंगे। बस ये कुशाग्र त्रिपाठी का वो स्वरूप बोल उठा, ये जवाब नहीं है। ठीक, मैं यही सिखाना चाहता था, अभी तुम्हारे गर्म खून का जवाब था ये। इसी में होता है कि पेट पेटा के चले जाते हो, ये जवाब नहीं है, अब कानूनी तौर पे हो। ठीक है, देखो इसमें ये इसका जवाब ये है, असली क्या है। अब 90 मूल अधिकार का उल्लंघन कोई करने लगे तो उसका कोई उपचार है कि नहीं, कोई रेमेडी है कि नहीं? तो रेमेडी बेटा उसी में आर्टिकल 32 में दे रखा है। ठीक है, उसमें ये कहावत भी है कि जिस अधिकार का उपचार ही न हो वो अधिकार कैसा। तुम चिल्लाए, दरोगा जी ने मना कर दिया, ऐसे काम नहीं चला। आर्टिकल 32 में समझाया गया है कि अगर आपका कोई मूल अधिकार छीनने की कोशिश करे तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप सीधे हाई कोर्ट को जा सकते हो, और फॉर्चुनेटली नैनीताल में ही हाई कोर्ट है। अगर आप अपने किसी मित्र को मुझे कॉल करोगे, मेरे मित्र वहां वकील है, बहुत अच्छे वकील है, तो देन एंड देयर एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि देखिए साहब, मेरे इस नागरिक का 19(1)D का उल्लंघन हो रहा। तो नैनीताल हाईकोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट करेगी। जिस अधिकारी ने रोका है उसके, वैसे तो देखो वो तो ये बहुत ऊंची बात मैंने कर ली, कायदे से तुम्हें दरोगा जी के बाद हायर अथॉरिटी से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, वो है एसपी। ठीक है, एसपी को फोन करो, वहां मिल जाएगा तुम्हें, कहीं लिखा मिलेगा, आज नहीं तुम्हारे गूगल पे मिलेगा। एसपी इस बात को समझेगा। अगर वो भी इनकार करे, डीआईजी भी इनकार करे, सभी इनकार करे, तो फिर हाई कोर्ट है, वो डायरेक्टिव उनको देगा, और जिसने रोका है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको कहेगा, खुद नहीं करता हूं, उनको कहेगा। मूल अधिकार के बारे में एक चीज और भी है, ये 32 और 226 दो आर्टिकल्स है। आप केवल हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, देन एंड देयर। मूल अधिकार की इतनी बड़ी विशेषता है कि सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो, बिना किसी झगड़े के आप जा सकते हो, और वो भी आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे। राइट, चलो अच्छा, आगे घूमे फिरे तुम लोग, कैंची धाम तक गए। कैंची धाम किस जिले में पड़ता है? जिला ये तो नहीं पता, जिला नैनीताल है। ठीक, उसके बगल में कौन सा जिला है? बगल में आप मैंने ईस्ट और थोड़ा सा पूरब और थोड़ा सा उत्तर की ओर, उधर कुमाऊं रीजन पड़ता है। कुमाऊं रीजन तो नैनीताल ही पूरा कुमाऊं रीजन है। जिला कौन सा है? हल्द्वानी नीचे छोड़ा है, तो साउथ में छोड़ा है। अल्मोड़ा अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा नीचे। अच्छा, और रानीखेत वगैरह रानीखेत अल्मोड़ा में आता है, वो जिला नहीं। ठीक है, तो उत्तर में बढ़े तो अल्मोड़ा है। ठीक है, और आगे बढ़े एक और जिला पड़ता है, उसका नाम है पिथौरागढ़। हम लोग जब नई नौकरी में थे तो हम लोगों को यही धमकी दी जाती थी, तुम्हारा ट्रांसफर पिथौरागढ़ में कर देंगे। अब नहीं दी जा सकती क्योंकि हम उत्तराखंड अलग हो गया। उस वक्त हम लोग को बहुत डराया जाता था। क्या पहले उत्तर प्रदेश और 2004 तक उत्तराखंड एक ही थे, उत्तरांचल हुआ करता था ना? नहीं, अलग से पहला नाम ही, जब उत्तर प्रदेश के 2 भाग किए गए तो उसका नाम पहले उत्तरांचल पड़ा, बाद में लगा कि ये नाम सही नहीं है तो उत्तराखंड कर दिया गया, क्योंकि हमारे धार्मिक वांग्मय में, साहित्य में उत्तराखंड शब्द ही। नैनीताल उत्तर प्रदेश में पड़ता था पहले। हाँ, सब कुछ। मैंने नौकरी में ज्वाइन किया, पहली बार जब मैं गया नौकरी ज्वाइन करने तो वहीं गया, वही उसी कार्डगो नाम से उतर के और टैक्सी पकड़ के, नहीं मैं सीधे नैनीताल नहीं गया, मैं सीधे
कहाँ अल्मोड़ा चला गया था, 1-2 दिन का समय था, घूम फिर के पहुंचा, लेकिन वही मल्लीताल होते हुए मैंने नौकरी ज्वाइन की है, वही मेरी ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद वो अलग हुआ, ठीक है। तो अभी आप कहाँ पहुंच गए? उत्तराखंड में अल्मोड़ा से और आगे मलवा भी, चलो आज घूमने फिरने चलते हैं, पैसा भी जेब में, रानीखेत चले गए, बगल में जिला सटा हुआ पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ अब और छोटे छोटे जिले बनते जा रहे हैं, चंपावत वगैरह। तो पिथौरागढ़ हम लोग को धमकाया जाता था, क्यों? क्योंकि ये एकदम उत्तरी सीमा तक जाता है। उत्तरी सीमा बड़ी विचित्र है हमारी, वहां पे 3 देशों का जंक्शन है, ट्राई जंक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक और नेपाल है आपके पूरब में, और उत्तर में तिब्बत है। तिब्बत यानी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो वाला तिब्बत है, ट्राई जंक्शन, ठीक है। तो वहां तक वो पिथौरागढ़ है, और बहुत दुर्गम इलाका। टीचर्स का जब पोस्टिंग वगैरह हो जाए, ऑफिसर्स की हो जाए, तो लगता था कि भाई पैदल चल के जाना पड़ता था, तो बड़ी दुर्गम जगह है। लेकिन एक जब पिथौरागढ़ तो पहुंच गए, तो वहां किसी ने एक आइडिया दिया, ओम पर्वत नाम सुना है? हाँ, शिव जी से कुछ रिलेटेड है, इतना जानता हूँ। आपने सुना ओम पर्वत? अरे एक फोटो देखी होगी, पहाड़ पे प्राकृतिक रूप से बर्फ से ओम लिखा हुआ। हाँ, कभी देखी है? हाँ, देखा हूँ। उसी का नाम ओम पर्वत है। अच्छा, वो वही है। अच्छा। वो और उत्तर में, और 2-3 साल पहले प्रधानमंत्री जी गए थे, एक जगह का नाम आदि कैलाश किया गया अभी। अच्छा। तो ये मानते हुए कि वहां से मूल कैलाश जब मौसम साफ रहे तो देखा जा सकता है। मूल कैलाश तो तिब्बत में है, करीब 80 किलोमीटर आपको क्रो फ्लाई डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा। तो उतनी दूरी पर है, तो अगर मौसम साफ रहे, आप चलो पहाड़ की पीक पे, तो वहां से आपको कैलाश पर्वत भी दिखेगा। ठीक है। आप लोग मनवा के इतनी दूर आए हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आप पिथौरागढ़, उसके पिथौरागढ़ की एक तहसील है धारचूला। अच्छा। धारचूला से और किसी रास्ता बता दिया, आप उधर से आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी दूर और आगे गए तो एक चौकी पड़ी, पोस्ट, और उन्होंने बैरियर लगा तो रोका। ठीक। आपको रोका, पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो आपने क्या बताया? पिथौरागढ़ नहीं, ओम पर्वत। अच्छा, ओम पर्वत और आदि कैलाश जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है परमिट है आपके पास, परमिट दिखाइए। तो आपका क्या जवाब होगा? बोल रही कि ऑलरेडी जो है दरोगा से परमिशन लेके आए हुए हैं वहां के। ठीक, लेकिन अब दरोगा जी का परमिशन नहीं, मुझे तो परमिट चाहिए। अब मैं चौकी वाला बंदा हूँ जिसने बैरियर लगा रखा, कह रहा परमिट। उससे ये कहूँगा, मुझे पता नहीं था कि कहीं यहाँ आसपास बनता हो, बताइए, मैं बनवा के लेके आता हूँ। मुझे इस रूल के बारे में पता है, मैंने एडवाइस पढ़ी नहीं थी वो। तो 19(1)D उसे क्यों नहीं दिखा रहे हो? मुझे दिखाओ 19(1)D। आर्टिकल के बारे में बता देंगे, आर्टिकल 19(1)D के बारे में बता देंगे। आगे कहीं भी भारत के क्षेत्र में कहीं भी जा सकने का निर्बाध रूप से आने का अधिकार है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। तब तक हमने कहा और गूगल किया, 19(5) दिखा दिया तुम्हें उलट के। ये देखो क्या लिखा है, आर्टिकल 19 कोर्स पे 5 सब पैरा में लिखा हुआ है कि वन में कोई बात के रहते हुए भी सरकार चाहे तो जनता के हित के लिए या ट्राइबल्स की सुरक्षा के लिए कोई भी कानून बना सकती है। और वो ट्राइबल एरिया है, और आपकी जनता की सुरक्षा भी जरूरी है, और सीमावर्ती इलाका है। तो यहाँ पे कानून बना रखा है 19(5) के तहत कि आपको एक इनर लाइन परमिट ILP लेके ही आगे बढ़ने की अनुमति है। ठीक, सब लोग काम कानून से करो, झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं। दरोगा जी ने कहा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये समझ में आएगा कि ये अब इसके बाद ही जा सकते, उसके अलावा नहीं जा सकते। तो अब तुमने पूछा पलट के कि अंकल जी बनेगा कहाँ से? हाँ, ठीक भाई, देखो ऐसा है कि बनाना तो तुम्हें पिथौरागढ़ से चाहिए था, जिला हेडक्वार्टर है, लेकिन पीछे एक धारचूला नाम का वो है ना जगह तुम्हें मिली होगी, तहसील, वहां भी बन जाएगा। SDM साहब पे जाके अप्लाई करो, बन जाएगा। ठीक, तो आपने क्या किया? लौटे, सीधी सी बात, लौटे। जब तक वहां किसी से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई तो शाम के 4:30 बज गए, आज बन नहीं पाएगा, कल बन जाएगा, आज रात ही होटल में रुक लो। राइट। तो अब एप्लीकेशन में कुछ पूछोगे कि कैसे बनेगा, तो क्या करना होगा? कोई एप्लीकेशन फॉर्म, चलो तुम्हें कहीं से मिल गया, उसमें जानते हो कौन कौन सी चीजें उन्होंने मांगी? गेस करो क्या क्या मांगेंगे? आधार कार्ड मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी हो सकता है। अच्छा, ठीक, और मतलब एक वैलिड आइडेंटिटी होनी चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, फिर आई थिंक और लोग और क्या मांगेंगे? अच्छा, तुम्हें से कोई अमरनाथ यात्रा की किसी ने? क्या क्या मांगते हैं, कुछ आइडिया? स्वास्थ्य का भी देख सकते हैं, हो सकता है आपको क्या बोलते हैं, BP वगैरह या क्या बोलते हैं। जी, तो
अभी तक नियम ये था कि सीएमओ से स्वास्थ्य मेडिकल फिटनेस लेके शायद अभी रिलैक्स हुआ हो कि ये किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से ले लीजिए। और इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं, आपसे एक डिक्लेरेशन लेंगे, आपको साइन करना होगा क्या कि मैं यह जानता हूं कि आगे की यात्रा खतरनाक है, आप उसकी जिम्मेदारी और मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पे जाना चाहता हूँ, ये भी साइन कर दिया। ठीक है, तो इतने उसके बाद भी एक चीज कहा जाएगा कि आप जिस गाड़ी से जा रहे हो ये नहीं चलेगी, 4x4 ड्राइव वाली गाड़ी ही यहाँ पे चले, ये भी नियम। तो वो कुछ अनऑफिशियल चीजें भी होंगी कि यहीं से गाड़ी लो या करो। आप रात वहां रुक गए, ये सब करने के चक्कर में होटल वाले ने कहा दवाई नहीं कल वहां पर करवा देंगे। रात वहां रुके, जब आप बातचीत कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तभी आपको एक चीज वहां पता चली विचित्र, कि तुमने कहा अच्छा खाली बैठे तो क्या करें, तो ठीक है अच्छा अच्छी जगह तो लग रही है, बगल में एक नदी बह रही है, नदी का नाम है काली। ठीक है, वही काली आगे चल के शारदा हो जाती है, और शारदा होके यहाँ तक उसकी नहरें चली आती है लखनऊ तक। ठीक है, तो ये काली हो गई। अब किसी ने बताया कि काली को उस पार तो नेपाल है। हाँ, मालूम है बात? नहीं मालूम, चलो हमने बताया, मालूम हो गया है। काली बॉर्डर बना रही है, काली के ठीक उस पार नेपाल है, बीच में एक पुल है, पुल आप जो है पार कर लो, नेपाल पहुंच जाओगे। तो तुमने होटल वाले से पूछा कि चले जाए अभी? उसने कहा नहीं अभी तो भैया लेट हो गया है, ऐसा है ये पुल शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, और कल सुबह 6 बजे खुलेगा, कल शाम 6 बजे तक खुला जाएगा, बीच में कल सुबह जाइए और चले आइए। ठीक, आप लोग बहुत उत्साहित हो गए कि चलो लगे हाथ एक पहली विदेश यात्रा भी होने जा रही है, है ना? अच्छा लगा, चलो ठीक है। तो उसके बाद अगली सुबह आप नहा धो के चाय वाय पी के या वैसे ही रेडी होकर के कि भाई अब तो 9-10 बजे 10 बजे बाद ही ऑफिस खुले, करते हैं घंटा 2 घंटा, सामने तो दिख भी रहा। हाँ है, अच्छा मेरा एक वीडियो है दूसरे चैनल पे, तुम लोग देखना चाहो तो देख लेना, दिखा दूंगा। तो तुम वहां इधर उसको धारचूला कहते हैं, DHAR, उस पार वाले उसे कहते हैं दारचूला, DAR। आप पुल के पास पहुंचे, तो आप लोग 3 जने थे, वहां पहुंचे तो देखा कि एक छोटी सी कुर्सी में लगा के कुछ लोग BSF के, उसके SSB के, सीमा सुरक्षा बल के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने आपसे जरूरत समझी तो पूछा, वैसे तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी ना जान, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इधर से उधर आ रहे हैं, नेपाल से इधर लोग आ रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, हो सकता कुछ भी ना पूछा, लेकिन हो सकता है वो ये कह दे जैसे मुझसे कहा था कि ऐसा है कि आप लोग कई लोग हो, एक जने इस रजिस्टर में एंट्री कर दो, और क्या क्या कॉलम है, सिंपली तुम्हारा नाम, पिताजी का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसी चीजें, मामूली सी चीजें, एक एंट्री कर लो, कई लोगों एक जने कर दो, और बाकी चले जाओ उस पार। उस पार आप पहुंच गए, उस पार आपने पाया कि उधर नेपाली प्रहरी कहते हैं, वहां पुलिस को प्रहरी कहते हैं, भारत में आरक्षी कहते हैं, उधर प्रहरी कहते हैं। तो आप प्रहरी लोग बैठे हुए देख रहे नजर, वो आपसे कुछ लिखवाते पाते नहीं, आप घूमने फिरने गए। अब आपको थोड़ा रोमांच हुआ कि रे चलो नए देश में आ गए, नए देश में आ गए। तुम क्या सोचो, क्या करना चाहोगे नए देश में पहले पहुंच के? पहले तो वहां पहुंच के देखेंगे, मतलब क्या, मतलब अरे यार चाय पी लेना। हाँ चाय पी लेंगे, खा लेंगे। अब देखो अंतर क्या क्या दिखने शुरू होंगे। नए देश में पहुंचे, क्या क्या टेक्निकल चीजें हुई, मैं कहानी सुना रहा हूं, यह कहानी, लेकिन देखो सारी चीजें टेक्निकल है। जैसे पंचतंत्र में कहानियां ही बताई गई हैं जानवरों की, लेकिन सारी तकनीकी चीजें बताई गई हैं, है ना? ये सब की कथाओं में और पंचतंत्र में वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वहां तुमने पहुंचे, तुमने पाया कि एक दुकान पे लिखा हुआ चाय मिलती दिखी, लेकिन ध्यान दिया तो उस पर लिखा है चिया पसल। चिया पसल? हाँ, चाय नहीं लिखी है, चिया। क्या होता है? चाय है। देखो अंतर है ना, छोटे छोटे अंतर है। फसल मतलब दुकान होता है, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन चिया को तो तुम पहचान सकते हो कि या लिखा होगा या यहाँ चिया चाय मिलती है, चाय मिलती, समझ में आना चाहिए। पहला काम ठीक। दूसरा काम तुमने क्या किया कि अचानक सोचा कि देखें इधर नेटवर्क आता है कि नहीं, मोबाइल निकाला। मोबाइल में तुमने देखा तुम्हारा भी किस कंपनी का मोबाइल है? मोटरोला का है। नहीं, सिम जियो का है। जियो का। तुमने पाया वहाँ जियो नहीं चल रहा है, तुम्हारा तो एयरटेल भी है। एयरटेल तुमने पाया कि वहाँ एयरटेल नहीं चल रहा है, इस पे तो एन सेल लिख के आ रहा है। अच्छा, एन सेल या नमस्ते भी लिखा सकता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ लिखा रहा है। ठीक।
तुमने एक चीज और नोटिस की तुरंत, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारी मोबाइल की घड़ी, ये घड़ी नहीं, मोबाइल की घड़ी अचानक 15 मिनट फास्ट हो गई। अच्छा, अभी मुंह देख रहा हो ना, अभी बहुत से ऐसे चमत्कार होंगे। अभी पहली विदेश यात्रा हुई, अनजाने मूवी, बिना प्रिपरेशन के हुई, मम्मी पापा को बताए भी नहीं थे। अच्छा, ठीक है, तुम पहुंच गए वहां, अब तुमने इतनी चीज अंतर पाए कि तुम्हारी घड़ी अचानक 15 मिनट बढ़ गई, ये वाली घड़ी वहीं की वहीं, वो वाली बढ़ गई, फास्ट हो गई। फिर तुमने चाय पिया, पूछा तुमने, चाय का दाम भी लिखा हुआ 25 रुपए कप। ठीक है, ठीक है, आपने तीन जनों ने 3 कप चाय पी, 75 रुपए, आपने 100 रुपया निकाला, दे दिया उसको, कितना वापस करेगा? 25। लेकिन वो तुमको 40 रुपए निकाल के देता है नेपाली करेंसी में। ऐसा क्यों है? 20 रुपया ज्यादा है। क्योंकि रुपए की, अब देखो अगला टेक्निकल चीज है एक्सचेंज वैल्यू। अच्छा, भारतीय रुपए और नेपाली रुपए की एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड है, और देशों की रोज घटती बढ़ती है, लेकिन भारत इसकी फिक्स्ड है 1 to 1.16। ठीक है, 25 रुपए का हो गया 40 रुपए, उसने आपको 40 रुपए वापस की, लिया भारतीय रुपए, वापस 40 रुपए किया नेपाली। अब आपकी खुशी को उसे अपने साथ रखो, हटाओ, क्या करो, है लेके आओ, हम बांट देना। अब तुम लोग सोवेनियर की तरह 40 रुपए, 10-15 रुपए जो भी है, शायद 20 का नोट और 10 का और 15, 5 के ऐसे नोट मिल जाएंगे, रख लेना सोवेनियर की तरह कि हाँ भाई पहली बार विदेश गए थे, घूमा। ठीक है, थोड़ी देर और घूमे फिरे, और हाँ इसी बीच तुम्हारे फोन पे, एयरटेल वाले पे एक कॉल आती है भारत से। तुम देखते हो कि मेरी कॉल है, सपोज अंकल जी की कॉल, तो क्या करोगे? पिक करूंगा कॉल। ना करना। क्यों? अभी पिक, यहाँ मैं बैठा हूँ, तुम्हें कॉल करूँ, तुम्हारे कितने पैसे लगेंगे? कोई नहीं, कोई मतलब तुमने उसे उठा लिया, अब वो रोमिंग नहीं, इंटरनेशनल रोमिंग हो गई। अच्छा, अब वो हो जाएगा जी, माइनस मतलब अच्छे, थोड़े बहुत पैसे नहीं, अच्छे व्यक्ति कटे, दूसरे अच्छे पैसे कटे। ये 50-100 रुपए से कुछ है, उससे ज्यादा ही कटेंगे। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तुम मान लो तुमने देखा कि मेरी कॉल आ रही है, तो तुम क्या करोगे? उठाना नहीं है, तो क्या करोगे? कट कर दूंगा यार, बस तुरंत लग जाएगा। अच्छा जी, तो भी आप अभी आप अमेरिका और यूरोप ये सब पूछने वाले थे, मैं तो आपको नेपाल का बता रहा हूँ, नेपाल में ही बता रहा हूँ कि क्या कुछ है जो आपको पता नहीं है, और आप सोचते हैं क्या रखा। टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा आपको, वो भी मत करना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दूंगा। अच्छा नहीं करना, बस उसको देखो चुपचाप, थोड़ी देर बाद जब वो कट जाए तो जल्दी से उसे म्यूट कर दो, ताकि अगली लालच ना पड़े। ठीक है, जब तक उधर हो और एनसेल दिख रहा है तब तक ये सब नहीं करो। अच्छा अंकल जी, इस बीच मेरा एक सवाल था आपसे, कि जब चाय आप ले रहे थे उससे, आपने 100 रुपए दिए, तो इंडियन करेंसी वो एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, और लेकिन ये भी तो जरूरी है कि अगर हम नई जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ तो करेंसी भी एक्सचेंज होती होगी। जैसे किटी ने पूछा कि इंडियन रुपीज वो एक्सेप्ट कर लिया, तो करेंसी भी चेंज करना जरूरी है आई थिंक। जब तुम पुल पार करोगे तो एक जगह कुछ दुकानें छोटी छोटी दिखेंगे, लिखा होगा सटही। सटही जो होता है वो बता रहा हूँ। सटही का मतलब होता है बदलना, एक्सचेंज। ठीक है, वहां पे और भी मुद्राओं के बारे में भी लिखा होगा, भारतीय मुद्रा के बारे में लिखा होगा। तुम चाहो तो उसे 100 रुपए भारतीय देकर के 160 रुपए नेपाली उसी से दे सकते। ठीक है, हालांकि ये नियम से है। अब देख रहा हूँ इधर कुछ चीजें घट बढ़ रही हैं, बीच में ऐसा भी मौका आया था। ये करेंसी भी क्या है, एक सामान है, डिमांड एंड सप्लाई से इसका दाम तय होता है। तो एक समय ऐसा भी आया था कि डिमांड भारतीय रुपयों की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो 160 का 165 170 देने लग गए, शायद इधर कम दे। ये भी घटना हुई। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार होके जाइए। राइट, ठीक है। अच्छा, फिर आप सर और कुछ नहीं किया, घूम फिर के वापस आ गए। राइट, उसके बाद आपने अपना वो NLP बनवाया। तहसीलदार साहब अगर बैठे हो तो बन जाएगा, नहीं बैठे, कुर्सी पे नहीं बैठे तहसीलदार साहब SDM साहब तो नहीं भी बने। तो ये भी समस्या है। इसलिए अब सुना कि ऑनलाइन बनने लग गया है। 2 साल पहले तक जब मैं गया था। अच्छा, एक डिस्क्लेमर अभी दे दूं, जितनी बातें जितने कानून नियम मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे अपने पुराने अनुभवों पर आधारित है, और ये नियम कानून रोज बदलते रहते हैं। जाने के पहले आप अपडेट्स खुद होइए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई ट्रैवल एडवाइजर नहीं, मैं एक ट्रैवलर। तो जितना मुझे याद है, जितनी मेरी सूचना है उतना मैं बता रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी मैं कानूनी नहीं लेता हूँ।
राइट। ठीक है, तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे? NLP बन गई आपकी, उसके बाद आप घूमने फिरने चले गए। आपने माउंट कैलाश भगवान जी के दर्शन भी कर लिए, ओम पर्वत के दर्शन भी कर लिए, आदि कैलाश से असली कैलाश जी के दर्शन कर लिए, उसका लौट आए, अपना घर आ गए। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में है कि एक नई घटना हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक तो इतना ही हुआ, अब एक दिन आपके एक मित्र, आपको नेपाल बहुत पसंद आया, फिर सोचे यार एक ही कदम तो गए थे, लौटे, मजा नहीं आया है, चलो घूमने चलते हैं काठमांडू, बहुत नाम सुन, चलेंगे। राइट, तो तुम तीनों मित्रों ने सोचा कि काठमांडू चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं। घर गए, मम्मी पापा से पैसा वैसा लिया, परमिशन लिया और पहुंच गए। तो मालूम हुआ कि यहाँ लखनऊ से तो टिकट है नहीं, दिल्ली से है या बनारस से है, वहां से फ्लाइट है, इंडिगो की है, एयर इंडिया की है, और भी उधर की भी रॉयल नेपाल की, शायद नेपाल एयरलाइंस की भी फ्लाइट होगी। पहले बुद्धा की चलती थी, नहीं है, पहले तो लखनऊ से भी थी बुद्धा की, अब नहीं। वहां पहुंचे, इसमें क्या क्या होगा? मतलब पहले तो हम लोग जाएंगे, मतलब जहाँ एयरपोर्ट है वहां पे, फिर उसके बाद काठमांडू के लिए हम लोग उसको वीजा बनाना पड़ेगा। तो पहले वीजा बनवाएंगे हम लोग, मतलब प्लान पहले कर लेंगे काठमांडू जाने का, वीजा तैयार कर लेंगे। वीजा से हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां वीजा दिखाए, फिर काठमांडू पहुंचे। अब वीजा क्या होता है? वीजा मतलब एक शहर से जाने, एक कंट्री जाने के लिए दूसरी कंट्री के लिए एक वो होता है, जिससे मतलब दूसरी कंट्री के लोग मान्य करेंगे कि हाँ शायद कोई। अभी रुक जाइए जरा सा, इनसे पूरी बात कर लेते हैं। हाँ एक ना पूरा ही कर लें, वीजा ये होता है, ठीक है। अच्छा, आप वीजा के बारे में आप जानते थे कुछ? नहीं, हमें आइडिया नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आपने ठीक किया, सोचा अच्छी बात है। वीजा शब्द आपने सुना था, आपने पहले भी मुझसे एक बार शब्द पूछा था, वीजा की स्पेलिंग मैंने करेक्ट की, VISA। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे जाने के लिए वीजा रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मेरे हिसाब से एक तो पहला अपना नेपाल हो गया, दूसरा शायद बाली या ये जो इधर के हैं पटाया, चलो थाईलैंड वगैरह, या वियतनाम हो गया। ठीक, चलो जाने दो। अच्छा ये बताओ, जब एयरपोर्ट पहुंचोगे, अच्छा यहाँ कभी तुम लोगों ने कभी एयर ट्रैवल किया कि नहीं, डोमेस्टिक भी? नहीं। अच्छा यहाँ जब मान लो लखनऊ से तुम बम्बई ही जाना चाहो डोमेस्टिक से, तो क्या तरीका है? यहाँ हवाई अड्डे तक तो पहुंच गए मेट्रो से चल के, हवाई अड्डे के दरवाजे तक पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है, टिकट आपके पास है, टिकट कहीं जा रहे हैं तो लगेज तो होगा ही। टिकट मान लो लगेज भी नहीं, मुंबई तक जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, शाम वापस है, टिकट आपके पास है, अब क्या करोगे? तो क्या क्या होगा, कुछ आइडिया? तो जैसे अंदर एंट्री होती है तो वहाँ पे खड़े होंगे, बारी बारी से एंट्री सबकी होती है। यहाँ तक तो पहुंची है, पहले हवाई अड्डे के गेट पर। जी, हम मैं गेट की बात कर रहा हूँ। गेट पर एंट्री कोई रोक रहा है, कोई चेक कर रहा है? हाँ, सिक्योरिटी वहाँ पे रहते हैं, आपका पासपोर्ट देखेंगे। यहाँ तो लखनऊ से बम्बई जा रहे हैं, तो पासपोर्ट तो है नहीं बीच में, क्या क्या देखेंगे? आइडेंटिटी जरूर देखेंगे, अवश्य ही, या कोई फेक तो नहीं है, ऐसे आ जा रहा है। तो दो चीजें, वो दो ही चीज देखते हैं, एक तुम्हारा आधार कार्ड और एक तुम्हारा टिकट। जी, छपा हुआ भी हो सकता है, मोबाइल में भी हो सकता है। टिकट उसने देख लिया और उसने देखा, उसने दो ही चीज मिलाई। पर सबसे पहले टिकट देखता है। ऐसे टिकट में क्या देखता है कि अभी ये जो लिखा हुआ है इस टिकट में, डेस्टिनेशन और फ्लाइट और नंबर और डेट और टाइम, ये अगले 2-4 घंटे में ही है या नहीं। पहली चीज तो ये चेक करे, लखनऊ से बम्बई का, लखनऊ से टिकट है कि नहीं, कहीं और का तो नहीं है, यहीं से जाना है, 2-4-6 घंटे के अंदर ही है, तभी जाने देंगे, नहीं तो कहेगा भी जाइए आराम से आइए। ठीक, आप गेट पर जा सकते हैं। उसके बाद आपका उसमें नाम पड़ा, उसमें फिर आपने जो आइडेंटिटी कार्ड दिया है, या मान लो यहाँ आधार कार्ड है, उसमें नाम पड़ा, अक्षर मिलाया, मिलता जुलता नहीं चलेगा, कुशाग्र त्रिपाठी की जगह कुशाग्र तिवारी नहीं चल पाएगा, मिला लिया। उसके बाद आपके उस आईडी कार्ड में फोटो होगी, उसको देखेगा, उसके बाद आपकी शक्ल देखेगा। ऐसे जब इतनी चारों चीजें मिल गई तो कहेगा जाएगी। आजकल एक डिजी यात्रा करके ऐप भी है, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। डिजी लॉकर नहीं, वो अलग चीज है, ये डिजी यात्रा, भाई है, डिजी यात्रा ठीक है। ठीक है, आप इतना देखने के बाद वो आपको जाने देगा वीजा। अभी आप हवाई अड्डे के अंदर पहुंचे, ठीक, अब आपके पास सामान भी, आपने सही कहा, सामान भी है। अभी जो टिकट है वो टिकट, आगे जाके एक चीज और लेनी होगी, इसका नाम होता है बोर्डिंग पास।
बोर्डिंग पास होता है। बोर्डिंग पास जब लेंगे तभी हवाई जहाज में घुस पाएंगे, टिकट दिखा के नहीं घुस पाएंगे। क्यों? क्योंकि टिकट के प्रिंट तो बहुत हो सकते हैं, बोर्डिंग पास पर उनके या तो प्रिंटेड आता है या उस पर भी QR कोड वगैरह वाले भी आते हैं। बोर्डिंग पास हालांकि ऑनलाइन भी निकाल आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या क्या होगा, चलिए वो आगे ये होगा कि आप पहले उस जिस एयरलाइंस का टिकट है आपके पास, उसके काउंटर को तलाशेंगे। उसके बाद देखेंगे यूं हाँ इंडिगो दिख गया, इंडिगो ठीक है, इंडिगो पे गए, वहां भी देखेंगे 2 लाइनें लिखा हुआ, एक में लिखा होगा बिजनेस क्लास फास्ट ट्रैक, आप समझ जाएंगे कि नहीं ये हम लोगों के लिए नहीं है, इकोनॉमी वाले नॉर्मल लोग, तो उसमें लाइन में उस पर लंबी लाइन लगी होगी, लग गए आप भी। जब आप पहुंच गए वहां पे भी एक देखो, हमेशा एक सभ्य देश में और एक सभ्य इंस्टीट्यूशन में तरीका है कि काउंटर पर भीड़ नहीं लग सकती, 1 बाय 1 काउंटर पे एक पीली लाइन हमेशा होती है हर जगह, पीली लाइन के पीछे सब लोग इकट्ठा होंगे, लाइन से रहिए, और उस पीली लाइन को क्रॉस एक ही व्यक्ति करेगा या एक फैमिली। इसको याद कर लो, ये चाहे टिकट काउंटर हो, चाहे इमिग्रेशन बताऊंगा या जहां भी, सब में इस नियम का पालन करना जरूरी है। आप समूह में ले सकते हैं, वहां पे कोई होगा जो बता भी रहा होगा कि आप इस काउंटर ये खाली हो रहा, वो खाली हो रहा, या काउंटर का इशारा आएगा कि आप इधर आ जाइए, मैं खाली, तब उधर चले गए, राइट। जब आप वहां पहुंच गए तब आपने वो आपसे वही मांगा, दो चीज, आपका आइडेंटिटी कार्ड और आपका टिकट, दोनों मिला के उसके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी होगा मौजूद, उसने आपको एक वो दे दिया बोर्डिंग पास। तुरंत 2 सवाल पूछे, सर सामान भी है? तो आप बताओगे हाँ 2 हैं, एक बड़का बैग है, एक छोटका बैग है। तो पूछेगा कि बड़े बैग में पावर बैंक तो नहीं है, और भी कई सवाल पूछता है, और ये टिकट में भी लिख के आता है कि ये सामान नहीं होने चाहिए, राइट। तो जब इतना पूछ ले तो उसके बाद जो है वो आप बता दो कि नहीं, अगर है तो निकाल लो, अगर गलती से रह गया पावर बैंक, वो सामान चढ़ेगा नहीं आपका। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे ही पावर बैंक मना है तो मना, शायद लैपटॉप मेरे पास नहीं है, मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन लैपटॉप के लिए भी शायद मना नहीं कि अंदर नहीं देगा। और इतनी नहीं, तमाम वो चीजें जिसमें बैटरी है वो भी नहीं देंगे। अच्छा, जिसमें बैटरी लगती हो वो रिमूवेबल होनी चाहिए, वो बैटरी निकाल के आप अपनी जेब में रखो, अपने पास रखो, उसमें नहीं जाएगी जो अंदर जा रहा है। तो इवन मतलब बहुत छोटे छोटे उपकरणों में भी मनाही है। हर एयरलाइन का अलग नियम है कि कितने मिली एम्पियर वाली बैटरी अलाउड है, क्या नहीं है, नहीं जाएगा। फोन जा सकता है लेकिन ऑफ होना चाहिए, पावर बैंक ऑन दशा में नहीं होना चाहिए। फोन के लिए आने का बहुत से एयरलाइंस एकदम शुद्ध मना कर देते हैं कि जो चीज एक्सीडेंटली भी ऑन हो सकती है, फोन तो अंदर रखा हुआ लेकिन सामान में दबा ठोका पीटा सामान उछाला गया तो ऑन हो सकता है, तो वो मना कर सकते हैं। हर एयरलाइंस का अपने रूल्स है, आप बता दो। शंका होने पे सीधी सी बात है कि आप बता दो कि ये चीजें मेरे पास अभी आप देख लो, ये चीजें अलाउड है नहीं, वो आपको गाइड कर देंगे, वहां पे वही करना होगा। बाकी वहां पे तमाम बोर्ड लगे होते हैं जिस पे लिखा होता है क्या चीजें अंदरूनी बैग में, उसको चेक इन बैग कहते हैं, उसमें मना है, और क्या क्या जो आप अपने साथ ले जा रहे हो उसमें मना है। जो दोनों में लगेज की साइज का भी तय होता है कि किस साइज का जा सकता है, वजन भी तय होता है, हर यात्रा के लिए अलग अलग होता है, किसी में 15 किलो, किसी में 23, किसी में 30, किसी में 1 बैग, किसी में 2 बैग अलाउड होते हैं, अलग अलग नियम। आपको उस टिकट बुक करते समय इस नियम को समझ लेना चाहिए। और जो अपने साथ सामान ले जा रहे हो उसके लिए भी साइज वाइज का लफड़ा है, एक बार में बहुत अभी हाल में बुरी तरह फंसाता है, मुझसे काफी पैसे एयरलाइंस ने विदेश में वसूल लिए कि ये ओवर साइज है। हमने कहा नहीं उसका 3 किलो तक है ना, ये सब कुछ नहीं, ओवर साइज है, नहीं 7 kg अलाउड है करनी। तो उसमें क्या क्या सामान ले जा सकते हैं क्या नहीं, इसको कभी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर आप उसके बाद आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो लोकल की, डोमेस्टिक की। इंटरनेशनल में नेपाली जा रहे हो, हाँ, अब की बात गेट पर उसने आधार कार्ड नहीं दिखाया, जो उसने देखा टर्मिनल 3 विदेश यात्रा का, ठीक है, या यहाँ भी इंटरनेशनल, यहाँ तो दोनों का एक ही है, जो उसने देखा कि आपका टिकट विदेश यात्रा का है और वो भी नेपाल का है मान लो, तो कहेगा आपका पासपोर्ट किधर है या आपका वोटर कार्ड किधर। अच्छा, आपको अब ये दिखाना पड़ेगा क्यों, और उसके बाद वहां से आप निकल के जाने दिया, और जब आप बोर्डिंग पे पहुंचे, बोर्डिंग टिकट लेने के लिए, वहां भी यही सवाल पूछेगा क्यों। ऐसा क्यों? देखो ऐसा है कि तुमने 2 चीजें देखी कि भारत में धारचूला की ओर जा रहे थे तो इनर लाइन परमिट की जरूरत थी, हाँ, लेकिन नेपाल जा रहे थे तो कुछ किसी की जरूरत नहीं, नहीं, ठीक है।
यहाँ पे पूछ रहे हैं। अच्छा, नेपाल आने जाने में क्यों कुछ पूछताछ नहीं हुई, कोई परमिट नहीं हुआ? शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब देशों के बीच आपसी समझौता। अच्छा। भारत और नेपाल के बीच 1950 में एक संधि हुई है कि दोनों एक दूसरे के नागरिकों को एक दूसरे के देश में निर्बाध रूप से आने जाने की, घूमने की अनुमति देते हैं, रहने की देते हैं, अनंत समय तक रहने की अनुमति देते हैं, काम करने की भी अनुमति देते हैं, सब कुछ है। और काम करने की अनुमति पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कब क्या लगेगा, और लोकल लॉ भी लगेंगे, इतनी उस संधि के चलते हम कर रहे हैं। मामला क्या है, एक देश से दूसरे देश जाना वैसा ही है जैसे एक घर से दूसरे के घर में घुसना। भारत तुम्हारा घर है, तुम्हारे भी मम्मी पापा सवाल जवाब करते हैं, भारत भी बहुत से सवाल जवाब करेगा। डॉक्यूमेंट कुछ तुमको अथॉरिटी देने के, अथॉराइज करने के पहले भी जाओ, बहुत से सवाल जवाब वो करेगा। और जिस देश में जा रहे हो वो भी बहुत से सवाल जवाब करेगा। बीच में जो देश पड़ रहा है उसको भी अख्तियार है। हो सकता है कि तुम्हारी फ्लाइट एक जगह से जाए दूसरे में, ये बहुत से लोग नहीं जानते इस बात, लेकिन यहाँ से न्यूजीलैंड जाना है और वाया ऑस्ट्रेलिया ही रास्ता है। अक्सर फ्लाइट्स वही है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला कहता है कि नहीं, हमसे भी ट्रांजिट वीजा लीजिए, पैसा नहीं लेंगे लेकिन ट्रांजिट वीजा हमसे अप्रूव करा के तभी हमारे यहाँ घुसिएगा। हवाई अड्डे के अंदर ही अंदर रहना तब भी, ठीक है, तब आगे निकल पाओगे। तो हर देश के अपने कानून, दूसरा आदमी अपने घर में आपको आने दे न दे, क्या क्या शर्तें लगाए, ये उसका अधिकार है, उसको कहते हैं वीजा। वीजा बहुत तरीके के होते हैं, और यहाँ वाला जो आपको जाने दे रहा है वो, इसमें वीजे की नीड नहीं है मुझे लगता। कहाँ तक? नेपाल के लिए। नेपाल के लिए वीजा की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि 1950 से भारत नेपाल के बीच ऐसी समझौता है। तमाम और देशों के आपस में भी ऐसे समझौते होते हैं, तमाम और देशों के होते हैं, हमारे यूनिकनेस नहीं है। लेकिन शर्त क्या लगाई? जो 1901 में था वही इस 1950 की संधि में भी है, नागरिकों को। धारचूला बॉर्डर पे आधार कार्ड को मान लिया गया कि तुम नागरिक हो, लेकिन दिल्ली वाले एयरपोर्ट पे ये नहीं माना, न CISF के जवान ने माना और न ही बोर्डिंग कार्ड देने वाली या देने वाले सज्जन ने कि आप आधार कार्ड दिखा दो और चले जाओ। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन उस तरीके से नहीं, आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं। अच्छा, वोटर आईडी आप इधर आके पूछिए अपने जोरों से, वोटर आईडी है कि नहीं मैं बता दूंगा, लेकिन ये बताओ कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे ही आदमी का आधार कार्ड बन सकता है जो नागरिक ना हो, कानूनी तौर पे, फर्जी नहीं बन पाएगा। अच्छा, एक पैन कार्ड इसके भी पहले आ गया था, आधार कार्ड के पहले। वो पैन कार्ड तो सर मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज वो बैंक से रिलेटेड है कि आपका, हाँ, पैसे वैसे से मतलब इतने अमाउंट हो तो नहीं। पैन कार्ड बनाता भारत सरकार का इनकम टैक्स विभाग है, भारतीय आयकर विभाग ही बनाता है। पैन कार्ड बनाता है, उसमें भी आपका नाम पता इत्यादि होता है। आधार कार्ड भी भारत सरकार ही का कोई एजेंसी बनाती है, और वोटर कार्ड भी भारत सरकार की कोई एजेंसी बनाती है। सवाल ये है, तीनों कार्ड में क्यों वोटर कार्ड को नागरिकता का प्रमाण माना जा रहा है और क्यों पैन कार्ड और आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है? तो पहला मेरा सवाल यही है कि क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी गैर नागरिक को भी इशू हो सकते हैं लीगली? फर्जी बनवाने की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं हो सकते, होते नियम का हो सकते हैं। आधार कार्ड केवल परिचय पत्र है, आपकी पहचान है। जैसे स्कूल में आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, या इस लाइब्रेरी में ही कहीं एडमिशन लिया, वो भी आपको दे सकता है कि ये रहा आपका आइडेंटिटी कार्ड मेरे अनुसार, ठीक है। तो वो ये नहीं बता रहा है कि आप यहाँ के नागरिक। आधार कार्ड बनवाने के लिए मात्र एक आवश्यकता है कि वो व्यक्ति लीगली भारत में 182 दिन तक रहा हो। लास्ट 182 डेज से अगर वो लगातार रह रहा है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए वो हकदार है। अच्छा, लीगली रह रहा हो, छुप के नहीं रहा हो। जैसे तो मैंने बताया कि नेपाल से आया, लीगली आ गया और वो अनंत समय तक यहाँ रह सकता है, तो अपनी पहचान के लिए बनवा सकता है। उसमें उसका एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा, उसके बायोमेट्रिक्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन वो नागरिकता प्रमाण नहीं। सिंपली उसी तरीके से जो ये पैन कार्ड है, पैन कार्ड कंपनीज को भी इशू होता है, फर्म को भी इशू होता है, व्यक्ति को ही इशू हो जरूरी नहीं है। अच्छा जी, पैन कार्ड की विशेषता, और उसमें क्या है कि बस उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती हो, इतना ही है।
अगर किसी की भी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनती हो कि वो यहाँ आगे कमाता है, उस पर टैक्स लग सकता है और टैक्सेबल हो सकता है, तो उस पैन कार्ड, उसका पैन का मतलब क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, भारत सरकार के आयकर विभाग से आपका एक खाता खुल गया, कितना आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, कितना आपने दिया, कितना रिफंड होना है, उस खाते में हर साल 10 साल अपना जमा होता रहेगा, लिखा रहेगा। तो पैन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं। एक विदेशी कंपनी भी भारत में जो जिस पर टैक्स लग रहा, मान लीजिए ओप्पो आईफोन भी आया, कोई भी उस पर टैक्स लग रहा होगा तो उसका पैन कार्ड तो बनवाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर कार्ड, वोट देने का अधिकार केवल और केवल नागरिक। तो ये वो प्रमाण पत्र है जिसके आधार पे आप प्रवेश करते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट पे जैसे सर हो गया कि जो 18 बिलो हैं उनका तो वोटर बना ही नहीं रहेगा। अरे हाँ, ये सवाल अच्छा है। अच्छा, एक चीज, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, एकदम सही सवाल है, इसका भी उपाय है। अब देखो क्या है कि ये तो अगर आप नेपाल गए थे धारचूला से, तो ये हो सकता था कि वो आपको आपका वो कोई परिचय पत्र दिखाने को कहे, जिससे उसका भी तो है भाई, संधि है, भारत के नागरिकों के आने देने की संधि है, पता नहीं कौन चला रहा है। शक्ल सूरत में तो हम सब अड़ोस पड़ोस के देशों के लोग भी तो एक ही जैसे हैं, वो भी तो हो सकता आ रहा हो, शक्ल सूरत से तो नहीं पता लगेगा, तो किसी से भी कभी भी रेंडमली मांग सकता है। ठीक है, तो आपने उधर वाले ने आधार कार्ड नहीं, उसको भी कायदे से वो मांगता है नागरिकता प्रमाण पत्र। ध्यान से सुनिएगा, ये भी नई बात है कि ये सब वो जानने लग गए हैं। 20-25 साल पहले अगर आप जाते तो नेपाल की पुलिस आपसे नागरिकता प्रमाण पत्र मांगती और आप कहते ये रहा वोटर कार्ड, तो कहते नहीं, वोटर कार्ड भी नागरिकता प्रमाण पत्र दो। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ये प्रमाण पत्र इश्यू होता। अच्छा, और जो आपने अभी सवाल उठाया ना, उसका समाधान उसमें हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा हो, बच्ची हो, सबके लिए इश्यू होगा। तो वो लोग नागरिकता प्रमाण पत्र वहां 100% को, सारे लोगों को, पासपोर्ट इशू हो न हो, नागरिकता प्रमाण पत्र हर एक नेपाली नागरिक को इशूड है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था भी है नहीं, कानूनन है जी। ये होम मिनिस्ट्री आपको नागरिकता प्रमाण पत्र आपकी मांग पे दे सकती है, कहीं कहीं जरूरत पड़ती भी है तो दे सकती है, लेकिन अभी ये इतना व्यापक नहीं। हमारे यहाँ वोटर कार्ड से काम चल जाता है, और धीरे धीरे 2 देश जो हैं जहाँ पे पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, एक पासपोर्ट की, एक नेपाल है और एक भूटान, यहाँ पे हम जा सकते हैं। अब आपके सवाल का जवाब क्या है? बहुत बढ़िया है कि आप ठीक है, लेकिन आप एक 15 साल का स्टूडेंट, एक लड़का, वो जाना चाहता है, क्या करेगा? उसके लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, उसका तो बन नहीं सकता क्योंकि माइनर में आता है, वोटर कार्ड बन नहीं सकता, पासपोर्ट अभी तक बना तो पासपोर्ट बनवाए, नहीं तो उसका उपाय है, उसको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट भाई अप्रोप्रिएट और पटवाटी हमारे नगर पालिका है, जन्म मरण पंजीकरण कार्यालय, उससे इशू हो, वो अंग्रेजी में होना चाहिए, भारतीय भाषाओं में नहीं, कन्नड़ में नहीं, से नहीं चले। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका अनुवाद अंग्रेजी में करा लेते हैं और नोटराइज करा लेते हैं, नोटरी के यहाँ से सर्टिफाई करा लेते हैं स्टैम्प पेपर पे, तो अधिकतर जगह वो मान्य हो जाता है, अधिकतर जगह, ठीक है, परंतु हमेशा मान्य हो जरूरी नहीं। अब इतने से ही काम नहीं चलेगा, फिर उसके साथ उसके माता पिता में से एक साथ होना जरूरी है, ठीक, और उसके पास अपनी नागरिकता का प्रमाण होना भी जरूरी है, उसका वोटर कार्ड या उसका पासपोर्ट होना जरूरी है। तो एक नाबालिग तभी जा सकता है नेपाल या भूटान जब उसके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट प्लस उसके माँ बाप में से एक साथ हो, तभी जा सकेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमने इसकी बात की कि हमारे पास क्या कागज होने चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग एक दूसरी बात करेंगे बाद में, आप लोग लगता है थके हो गए, हम भी थके, फिर कभी बैठेंगे तो हम लोग बात करेंगे। वैसे फिर भी देखिए अब आगे चीज क्या है। हम दूसरी चीज आपके पास है पासपोर्ट। पासपोर्ट तो जल्दी से जल्दी बनवा लेना चाहिए, मेरा सुझाव, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड पे चलो, पासपोर्ट के और भी बहुत से फायदे। पासपोर्ट रहेगा तो पासपोर्ट है क्या एक्चुअली? पासपोर्ट में 2 बातें शामिल होती हैं। भारत सरकार आपके लिए एक सबूत दे देती है कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक्स्ट्रा है जो वोटर कार्ड में नहीं, भारत सरकार ये
एक तरह से घोषित कर देती है कि आपको वो देश से बाहर जाने की अनुमति देती है। अच्छा, आपके पापा ने, मम्मी ने अनुमति दे दी, उसका सबूत भारत सरकार, हमारे मम्मी पापा ने ये एक अगर पासपोर्ट दे दिया तो इसका मतलब है कि आपको उसने अनुमति दे रखी है। और अगर अनुमति वापस लेनी होगी तो क्या करेगा? पेरेंट्स को मतलब इन्वॉल्व। अगर किसी दिन भारत सरकार को लगा कि नहीं अब आपको बाहर नहीं जाने देना है तो क्या करेगा? पासपोर्ट जमा कराना। यस, आपको मैं पासपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। देखिए इसमें कुछ बातें हैं लिखी हुई। ये पासपोर्ट पैसे देके मिला, मुझे फीस देके मिला, प्रोसेस से मिला है, तो क्या मेरा है? भारत सरकार का है। भारत सरकार का है। चेतावनी, यह पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है, उसका तुरंत अनुपालन करे। ठीक है, ये है, ये मैं खो नहीं सकता। आई कांट अफोर्ड टू लूज इट। इधर उधर रख दूं अपने सामान, मेरा कोई मोबाइल खो गया तो मैं चिंता भले ना करूं, हालांकि मोबाइल बहुत रिस्की होता है, लेकिन अगर पासपोर्ट खो गया तो मैं बहुत तगड़ा जिम्मेदार होने वाला हूं। और पहले पन्ने पर क्या लिखते हैं? भारत के राष्ट्रपति की ओर से एक आदेश हुआ है। इसके द्वारा भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पे उन सभी से जिनका इनसे संबंध हो, ने भारत के अधिकारी और विदेश के अधिकारी से अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से आने जाने दें। ये बात इसमें लिखी हुई, तब जाती है पासपोर्ट है। पासपोर्ट, पोर्ट से पास करने की अनुमति, एयरपोर्ट, शिप पोर्ट, कोई भी हो, नेवल पोर्ट, जिससे भी हो, जाने की अनुमति है। ये मुझे मिली हुई है और ये भारत सरकार ने दी है। जब चाहे तो वापस कर सकती है। अगर मैं ना करूं तो रेड कॉर्नर नोटिस, एक चीज का नाम सुना होगा कभी कभी, वो जारी कर देगी। तो जब भी मैं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करूंगा तो जहां पे पासपोर्ट दिखाना हो वहां पे इसको देखते ही, चूंकि इनके पास अपडेट रहेगा, वो रोक देंगे। तो इस प्रकार की ये समस्या आने वाली है, समझ रहे हैं? तो पासपोर्ट का ये नियम है, ये कानून है, ये अधिकार। पासपोर्ट आप शीघ्र बनवाइए। पासपोर्ट बनेगा कैसे जी, उसकी प्रोसेस बता दीजिए एक बार। प्रोसेस हल्के में, छोटे में ये है कि आप जो है ऑनलाइन पहले अप्लाई करेंगे। पासपोर्ट का एक वो है, ये दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे भारत सरकार के नाम, होम मिनिस्ट्री के, उस पर होम मिनिस्ट्री का होगा और या तो फॉरेन मिनिस्ट्री का देखना। तो खैर पासपोर्ट भी टाइप करोगे तो उसका आ जाएगी, लिंक आ जाएगी, वहां जाके पहले भरोगे, तमाम सूचनाएं भरोगे। उसके बाद अब उसके लिए कागज काफी तैयार करने पड़ेंगे। क्या क्या कागज है? आप केस में अलग है, स्टूडेंट के लिए अलग है, सरकारी अधिकारी के लिए अलग है, रिटायर्ड व्यक्ति के लिए अलग है, सब अलग अलग है। उसको आप देखते जाओगे, जब भरते जाओगे तो अपने आप ही वो मांग करता जाएगा। हमें समझ में आएगा। पहले तो लॉगिन पासवर्ड बना लेना होगा, फिर आपको जब लगेगी ये चीज पूरी नहीं है तो आप वहां रुक जाओ, इकट्ठी करो, उसके बाद आगे करो। है तो हर केस में अलग अलग है और चीजें बदलती जाती हैं। कुछ साल पहले मेरा बना है तो कुछ और रहा होगा, तो अब चीजें कुछ घटी है, बढ़ी है, ऐसा भी हुआ है। तो आगे चल के हम क्या करते हैं कि उसको पहले कर लिया, फिर फीस जमा कर दी। फीस जमा करने के बाद टाइम स्लॉट हम मांगते हैं, वो दिखाता है कि आगे कौन कौन से टाइम स्लॉट है। अच्छा, 2 तरीके का पासपोर्ट है, एक नॉर्मल, एक तत्काल। तत्काल में आपको तुरंत 3 दिन के अंदर मिल जाता है, फीस ज्यादा है और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के होता है। जबकि ऑर्डिनरी पासपोर्ट आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब प्रोसेस में अलग से समझाऊंगा, तो इस तरीके से मिलेगा। तो क्या करते हैं कि अब टाइम स्लॉट मिल गया, उस दिन सारे कागजात जो उसमें लिखे हुए थे ओरिजिनल लेके जाना जरूरी है। बिना ओरिजिनल के आप नहीं पाएंगे, बिना ओरिजिनल के आप नहीं पाएंगे। वो जाके वहां चेक कराने में वापस कर दी जाएंगे, सारी चीजें वापस हो जाती है। ओरिजिनल लेके गए आप टाइम पे, वहां आपकी बायोमेट्रिक्स ली गई, आपके कागजात चेक किए गए, फिर आपको वापस जाने दिया गया। और नॉर्मल में पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस आएगी घर पे, वो जांच करेगी पते इत्यादि के बारे में, आपके चरित्र के बारे में एक रिपोर्ट भेज देगी। उसको एक निर्धारित समय के अंदर भेजना होता है। उसके बाद पासपोर्ट रजिस्टर्ड, अब आज से तो रजिस्टर शुरू बंद हो गया, स्पीड पोस्ट से वापस आ जाएगा। तो आप उसको जब वापस आ जाएगा तो खुश हो जाइए कि हाँ पासपोर्ट आ गया है। ठीक, आगे की बातें हम लोग फिर कभी किसी अन्य वीडियो में करेंगे। बिल्कुल।